गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि IAS IPS एकेडमी मुंबई ठाणे एंड प्रशासक बनो अभियान यह 2005 से हमारा शुरू है। जिस प्रशासक बनो अभियान के माध्यम से महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एमपीएससी स्टेट सर्विसेज, एमपी की सबॉर्डिनेट एग्जामिनेशंस, बैंक एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शंस एग्जामिनेशन और काफ़ी सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ऐसे 600 प्लस स्टूडेंट जो है हमारे देश के और राज्य के प्रशासन में है। और आज का जो सेशन है उस सेशन में मतलब संबोधि करियर एकेडमी ना केवल यूपीएससी, एमपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रेनिंग देती है, कोचिंग देती है, बट एट द सेम टाइम हमारे जो आइडियल्स है जिन्होंने इस देश में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की, एजुकेशनल जस्टिस की नींव रखी थी, जिन्होंने एक सपना देखा देखा था कि ऐसा भारत हम बनाएंगे जिसमें सभी को समानता मिलेंगी, सभी के साथ बंधुत्व का व्यवहार होगा। तो ऐसे ही महापुरुषों के विचारों पे संबोधि IAS एकेडमी का, संबोधि करियर एकेडमी का फाउंडेशन जो है बना हुआ है। और इसी संबोधि करियर एकेडमी के मिशन में मेरे साथ जो शुरुआत से मतलब जो जुड़े थे, ऐसे मेरे दो दोस्त जैसे डॉक्टर डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े, इनके ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, वो भी इस सेशन में मौजूद है, हु इज कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड इन सोलापुर। और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जो आज के चीफ स्पीकर है धनंजय वंजारी साहब। तो धनंजय वंजारी साहब संबोधि के प्रशासक बना अभियान से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। वो मेरे साथ हम लोग IAS की प्रिपरेशन दिल्ली में साथ में थे, फिर उसके बाद नागपुर में साथ में थे। और उनका जब सिलेक्शन था हुआ तो मेरे साथ ही वो हम लोग उस समय मुंबई में थे। तो 2007-8 के बैच में उनका IRS के लिए सिलेक्शन हुआ और अभी वो जॉइंट कमिश्नर यानी जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे है, IRS इनकम टैक्स। NADT नागपुर में है, नेशनल एकेडमी फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस। आप उनका बहुत ही प्रफुल्लित चेहरा यहाँ पे देख रहे हो। सो एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। हाँ, हाँ, तो आप बनाते हो हमें प्रफुल्लित। सो हाँ, सो अभी वो जहाँ पे भारत के यूपीएससी क्वालिफाई होने के बाद जो लोग IRS के जिनका ट्रेनिंग होता है, जिनका IRS का ट्रेनिंग होता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसे NADT कहा जाता है, नेशनल एकेडमी फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस। सो वहाँ पे वो अभी जॉइंट डायरेक्टर के पोजीशन पे कार्यरत है। और जितने भी IRS इनकम टैक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं सर के गाइडेंस में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने जस्ट जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस मिशन जो आज की डेट में 21वीं सदी में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा यह प्रोग्राम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम लोग, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन 2006 में मैंने स्टार्ट किया था, तो और उससे भी पहले जब स्टूडेंट मूवमेंट से मैं रिलेटेड था, सो उसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स मैं लेता था। और संबोधि के बिगिनिंग के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने लिए हैं। पैंडेमिक के दौर में हमने यह जो प्रोग्राम है, जो भारतीय संविधान का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसके प्रोविजंस का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए यह खास 10 दिनों का प्रोग्राम, 10 दिनों के कंटिन्यू सेशन रोज रात 9 बजे से लेके 10:30 तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए। और ये जो है आज का उसका 9वां दिन है, 9वां दिन है और ये 10वां सेशन है उसका, क्योंकि हमने स्पेशल संडे को 2 सेशन स्पेशली लिए थे। और हमारे अभी तक फर्स्ट सेशन हुआ था IAS ऑफिसर कालीचरण खरतड़े साहब, जो तेलंगाना कैडर के हैं। फिर उसके बाद काफ़ी सारे सेशंस हुए, अभी मैं नाम नहीं लूँगा। और आज जो सेशन है हमारे हमारे भाई साहब धनंजय वंजारी उनका है। और आज का जो इम्पोर्टेंट विषय है इसका जो शॉर्ट में अगर कहूँ तो ये इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है, आर्थिक न्याय से रिलेटेड है। और अगर इसका अगर लंबा अगर शीर्षक मैं कहूँ तो ये है बिजनेस पावर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, सो जैसे उद्योग शक्ति, राजनीतिक लोकशाही, लोकतंत्र और आर्थिक न्याय,
ऐसा इसका एक थोड़ा सा विस्तृत में इसका टाइटल होगा। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑफ यूअर्स एंड आवर चीफ स्पीकर, आई लाइक मैं ये सेशन जो है हमारे भाई साहब जो है धनंजय वंजारी साहब, इनको मैं सौंपता हूँ। सो ओवर टू यू धनंजय, प्लीज कैरी ऑन एंड प्लीज एनलाइटन अवर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स में ऑल इंडिया से लोग है, मतलब ऑल इंडिया से कम है, महाराष्ट्र से ज्यादा है, लेकिन ऑल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ में, और इसीलिए हम हिंदी में प्रोग्राम रख रहे हैं। मराठी में इसको हमने जानबूझ के नहीं रखा, सारे सेशन हिंदी में हुए हैं। तो सबका स्वागत करता हूँ। इसमें सिविल सर्विसेज की, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी है, और बाकी भी ऐसे मान्यवर हैं कि जो अलग अलग विभागों में कार्यरत है। कोई प्रोफेसर्स है, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है, और विभिन्न डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। सो सबका स्वागत करता हूँ मान्यवरों का, और आपको इस सेशन की मैं कमान सौंपता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mangesh Dada, for such a kind words for me और opportunity देने के लिए भी। और ये जो आपने चला रखा है एक अभियान 10 दिन का, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हम बहुतायत में हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है, सामान्य जो हम सब लोग होते हैं, तो जनरली प्रवृत्तियां इस तरीके से होती है कि हम उन चीजों के तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं जो हमको आंखों से फट से दिखाई देती है। और लेकिन उसके भीतर में, उसके पीछे में क्या चल रहा है, उसके प्रति जानने का, उसके प्रति उतना जागरूकता से अच्छे से जानने का जो है हमको समय नहीं रहता है, यूं कहो, या हम उस तरीके की प्रवृत्ति कर ही नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण चलता है। और ऐसी स्थिति में इस तरीके से कई बार इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ होता है, क्योंकि कुछ चंद जो शब्द है या कुछ चंद अंडरस्टैंडिंग है वो कई बार बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने में मदद करती है। और जरूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जरूरी यह है कि उसकी क्वालिटी कितनी है, और वो जो डेमोग्राफिक जो समूह है उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और वो एक कमिटेड डेमोग्राफिक ग्रुप बनता है जो इस प्रकार के विचारों को आगे ले जाने का जिम्मा अपने कंधों पे लेता है। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद चाहूंगा। और ये जो विषय भी रखा गया है, जिसमें कि आपने हर लेक्चर को एक अलग अलग विषय के नजरिए से आपने वो जो रखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो मेरा विषय दिया है आपने इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर, तो इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर, यानी अगर मैं अपने आप को ज्ञाता तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो छोटी सी चीजें मैंने देखी है उसके अनुसार जस्टिस के ऊपर ही तो इतनी थ्योरीज और इतना सारा ज्ञान है, तो फिर तो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये उसके और बाइफर्केशन और इतना सारा क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके ऊपर तो और भी ज्यादा ये लगेगा। एंड lakhs and thousands books might have been written on this topic. तो हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे, और साथ में मेरी कोशिश ये होगी कि इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव न बनाते हुए मैं इसको बहुत थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल से देखने की कोशिश करूंगा, कुछ रियलिस्टिक एंगल से देखने की कोशिश करूंगा, ताकि, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जो हमारे वरिष्ठ वक्तागण, जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोली होगी, उन लोगों ने बहुत सी जो चीजें हैं लेक्चर्स के दौरान बता चुके होंगे। उसमें से जस्टिस के बारे में भी निसंदेह रूप से बोला गया होगा। और इसीलिए मैं अपने जो लेक्चर है, इस छोटे से लेक्चर को मैं थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल दूंगा और थोड़ा रियलिस्टिक एंगल देने की कोशिश करूंगा। यही कारण है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रस्तावना रखी है, जिसमें आपने ये कहा कि इसका संक्षिप्त जो नाम है वो इकोनॉमिक जस्टिस है,
और अगर इसको एक्सपांड कर लिया जाए तो हम देखते हैं कि बिजनेस पावर, इसके बाद में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज जो है वह देखने में हमको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो सिलोज में है, अलग अलग है, वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है, सेपरेट है। लेकिन उसका अगर गहन अध्ययन किया जाए, थोड़ा सा उसके ऊपर आत्म मंथन किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया जाए, तो आप सब लोगों को यह लगेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये बहुत ही इंटीमेटली इंटरलिंक्ड है, बहुत ही वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमको ये समझना होगा। और इसीलिए यथार्थ की बात होने के कारण ही इसका अगर हम विस्तार करते हैं, तो आपने जो अभी विस्तारित उसका जो रूप बताया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो साथियों, अगर जस्टिस की बात की जाए तो आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब ने भी जस्टिस के बारे में बहुत सी इलेबोरेट तरीके से अपने विभिन्न बुकों में बताया, जिसका हम थोड़ा सा टच अपॉन भी करेंगे, जिसके बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। मैं यहाँ पर 20वीं सदी के जो महान प्रख्यात विद्वान हुए हैं, जिन्होंने जस्टिस के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और दुनिया ने उनका लोहा माना है, दुनिया के विद्वानों ने उनका लोहा माना है कि जस्टिस की संकल्पना किस तरीके से होनी चाहिए। तो और उसके बाद में जो उनके बाद में जो जस्टिस की संकल्पना लेके आए, उन्होंने उसको और इलेबोरेट किया, जैसे कि अमर्त्य सेन साहब हो गए, प्रोफेसर मार्था नुसबाम हो गए। इन लोगों ने इनकी जो संकल्पना है उसके ऊपर आऊंगा उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जिन व्यक्तिमत्व के बारे में आपके सामने मैं जो बात रख रहा हूँ, और उसके बाद में मैं बाबा साहब ने जो कहा उसको किस तरीके से उन्होंने ब्रॉडर कंटेक्स्ट में उसको कहा वो भी बताऊंगा। तो जो जॉन रॉल साहब थे, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने 20वीं सदी में न्याय की संकल्पना की बहुत बड़ी एक संकल्पना रखी है, जो ट्रेडिशन आ रहा है जस्टिस क्या है, आप सब लोगों को बताते हुए ये इस प्रसंग पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो न्याय की संकल्पना है ना, वो न्याय की संकल्पना कोई स्टैटिक संकल्पना नहीं है, वो कोई स्थिर संकल्पना नहीं है, वो टाइम और स्पेस के अनुसार चेंज होती रहती है। टाइम और स्पेस का मतलब ये हुआ है कि अगर हम टाइम की डायमेंशन से देखें, तो प्राचीन इतिहास को देखें, मध्ययुगीन इतिहास को देखें, फिर आधुनिक इतिहास को देखें, across the world and within the country also, तो आपको ये देखेगा कि न्याय की संकल्पना चेंज होते गई है। और आप सब लोगों को अगर उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से हम देखा जाए, तो आप देखेंगे कि पहले किस तरीके से न्याय देने की प्रक्रिया होती थी और आज न्याय देने की प्रक्रिया क्या है। हालांकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद भी हो सकता है, और जिस तरीके से आज भी न्याय की संकल्पना की बात की जाती है उसके ऊपर भी बहुत विवाद हो सकता है, उसके बारे में नहीं जानते। तो कहने का मतलब यह है कि न्याय की संकल्पना जो है वो टाइम और स्पेस के अनुसार चेंज होते जाती है। अलग अलग देशों में न्याय की संकल्पना अलग हो सकती है, अलग अलग मुल्कों में न्याय की संकल्पना अलग हो सकती है, अलग अलग कंटिनेंट्स में भी न्याय की संकल्पना अलग हो सकती है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे और अमेरिका की बात करेंगे, उसमें भी न्याय की संकल्पना में आपको चेंज नजर आएगा। यूरोप, अमेरिका और हमारे साउथ एशिया या इंडिया की बात करेंगे तो उसमें न्याय की संकल्पना अलग दिखेगी, क्योंकि न्याय की संकल्पना जो है वो परिस्थितियों के अनुसार भी मोल्ड होती है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड होती है, कल्चरल परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड होती है, पॉलिटिकल जो चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल पावर जो होता है उसके प्रभाव में चेंज होती है। और यही नहीं तो जो पॉलिटिकल या हुक्मरान या पॉलिटिकल जो क्लास होती है, उनके तत्वों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार भी न्याय की संकल्पना चेंज होती है। लेकिन ये सब हम थोड़ी देर के लिए अगर बाजू में रखे, ये हमने जो अभी बात बोली, लेकिन मेन मुद्दे की बात जो हम अभी करने जा रहे हैं एक एक पड़ाव के बाद में, उसमें सबसे पहले मैं जो आपको बात बता रहा था जॉन रॉल साहब की। तो ये जॉन रॉल साहब ने जस्ट सोसाइटी क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया, यानी एक जस्ट सोसाइटी यानी न्याय पर आधारित समाज क्या होता है, उन्होंने उसकी संकल्पना की, जिसको मान्यता 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा मिली। और उसी के आधार पर अमर्त्य सेन साहब और प्रोफेसर जो मार्था नुसबाम है, उन्होंने उसको और ज्यादा इलेबोरेट किया, उसको और ज्यादा
सुदृढ़ बनाया, ताकि वो जो आज हम जो देख रहे हैं उसके नजदीक पहुंचा जा सके। यानी आप जो रियलिटी में देख रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन इंसान केंद्र में रख के न्याय की संकल्पना जो धीरे धीरे बनती गई, उसका एक इतिहास रहा है। आप सब लोगों को पता है कि तथागत भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी जो फिलॉसफी है उसका जो केंद्र बिंदु है उसको इंसान माना है, और इंसान के इर्द गिर्द ही उन्होंने पूरी अपनी फिलॉसफी बताई है। उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप जॉन राल साहब को देखें, अमर्त्य सेन साहब को देखें, प्रोफेसर मार्था नुसबाम को देखें, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने भी इंसान को या ह्यूमैनिटी को केंद्र बिंदु में रखा है। बाबा साहब ने फिर इसको बहुत ज्यादा धरातल में लाया और उसमें उन्होंने इंसान की जो प्राथमिकता है उसको और सुदृढ़ बनाया। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको जॉन रॉल साहब के बारे में बताऊं और उनकी ज्यादा हम विस्तारित न करते हुए अगर मैं ये बताऊं कि जस्ट सोसाइटी उनके लिए क्या है, तो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, अ सोसाइटी which protects the rights and liberties of people and provides all the economic and social advantages. This is very very important. क्या बोल रहे हैं वो? A society which protects the rights and liberties of the people. यानी सबसे पहले ऐसी सोसाइटी जो कि लोगों की लिबर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ये पहली कंडीशन। और दूसरा जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है, एंड प्रोवाइड्स all the economic and social advantages to the greatest benefit of the least advantaged section of the society in the society could be considered as just society. यानी एक तरफ जहां जॉन रोल साहब ये कहते हैं कि लोगों की लिबर्टीज और जो राइट्स है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया या प्रिंसिपल में ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वैसा हो रहा है क्या? एक्चुअली में वैसा हो रहा है क्या? दैट इज द पैरामीटर। ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि वो जो लोग जो दैनंदिन जीवन में लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे होंगे, डायरेक्टली अनडायरेक्टली, रात दिन वो असंवैधानिक गतिविधियां भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये दिखेगा कि वो भी ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए, संविधान में जो लिखी बातें हैं उनके अनुसार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन envisages and what we see actually in reality our society. तो कहने का मतलब यह है कि आपके राइट्स एंड लिबर्टीज जो, और इसी पैमाने को ध्यान में रखते हुए संसार में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मुल्कों को मापते हैं कि इस मापदंड पे वो कितने खरे उतरे हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद में आप देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुल्कों को इन पैरामीटर्स के ऊपर मापते हैं। उन्होंने एक्चुअल में कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं इंपेरिकल स्टडीज के आधार पे, जो इन मुल्कों को एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके अनुसार वह उस तरीके से रैंक करते हैं। और इसी का नतीजा है, आप कई बार देखते हैं कि इस प्रकार की रिपोर्ट आती है कि हमारा फला फला पैरामीटर है या हमारा जो इंडिया है वो इस पैरामीटर पे इतने क्रमांक पे आया है करके। तो ये जरूरी है। उसके बाद में जो जॉन रॉल साहब ने जो बताया और जो सबसे अति महत्वपूर्ण चीज है, उन्होंने बोला कि इट प्रोवाइड्स ऑल द इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांटेजेस टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन इन द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब यह है कि समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं या जो सबसे लीस्ट एडवांटेज जो ग्रुप है, उनका ग्रेटेस्ट बेनिफिट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट बेनिफिट यानी बेनिफिट हर किसी इंसान का क्यों ना हो, बेनिफिट हर किसी वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन जो सबसे मार्जिनाइज कम्युनिटीज है या यूं कहो कि जो सबसे लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका सबसे ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज होना चाहिए ताकि वो बराबरी पे आए, उस गैप को वो कम कर सके। ये उन्होंने कहा है कि इट इज द जस्ट सोसाइटी। अगर हम कोशिश ये करें कि जॉन रॉल साहब तो बाद में आए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपनी कॉन्सेप्ट बताई है 20th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, यानी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, उनका पूरा जो कार्यकाल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर देखेंगे तो 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है यानी फर्स्ट क्वार्टर जो है
1901 से लेके 1950 वगैरह तक। तो इस दौरान उन्होंने जो संकल्पना दी उसके अनुसार अगर हम देखें तो आप देखोगे कि उनका भी एक अति महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो प्रसिद्ध है। कौन सा स्टेटमेंट है उनका? वो क्या कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि उनके लिए सबसे जो आइडियल सोसाइटी, उनसे पूछा गया और उन्होंने उसका जिक्र अलग अलग प्रसंगों पे भी किया है। उनको पूछा गया कि आपके लिए आइडियल सोसाइटी क्या है, व्हाट इज द आइडियल सोसाइटी फॉर यू? तो उन्होंने क्या कहा जो आप सब लोगों को पता है, उन्होंने क्या कहा कि ऐसी सोसाइटी जिसमें कि मुझे इक्वलिटी मिले, जिसमें कि मुझे लिबर्टी मिले, जिसमें कि मुझे फ्रेटर्निटी मिले और उस पर आधारित मुझे जस्टिस मिले। तो उनके इस कथन में इस स्टेटमेंट में पूरा के पूरा रहस्य छुपा हुआ है कि क्या चाहते हैं, किस तरीके की वो सोसाइटी चाहते हैं। तो अगर वो जस्ट सोसाइटी की कल्पना करते हैं या जस्टिस स्थापित करना चाहते हैं इस सोसाइटी में, तो उसके लिए उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए सिर्फ इक्वलिटी नहीं, सिर्फ लिबर्टी नहीं, तो अपितु फ्रेटर्निटी। क्योंकि अगर फ्रेटर्निटी नहीं रही तो ये जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इक्वलिटी दिया है या नहीं दिया है? दिया है। क्या हमारे देश के संविधान ने हमको लिबर्टी दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है। ये दिया है, दोनों चीजें दिया है। और यही नहीं तो भारत देश के संविधान के प्रियम्बल में जस्ट किसकी बात की गई है? इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल। लेकिन आप हर दिन देखेंगे कि देश के इस कोने में इक्वलिटी का कुठाराघात हो गया है, उसका वायलेशन हो गया है। आप देखेंगे कि न्यूज आती है कि यहाँ पर लिबर्टी के ऊपर वायलेशन हो गया है, उनको बराबर लिबर्टी, और आपने देख रहे हैं कि न्यूज में इतना सारा आ रहा है। So why it is happening like this? What is the reason behind this? What are the factors? What are the determinants to have this kind of a situation being prevalent in this country, in the society? It is because there is a lack of fraternity. और अगर ये फ्रेटर्निटी नहीं है तो पूरा की पूरा जो पूरा फ्रेमवर्क है वो धराशायी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हालांकि आपने गवर्नमेंट की मैकेनिज्म बनाई है, एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म बनाई है, गवर्नमेंट चलाने के लिए द स्टेट की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पूरा महकमा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन ये होने के बावजूद भी ये सारा जो हमने प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने बड़े नोबल जो आइडियल्स लिखे हुए हैं वो न होने का कारण क्या है? वो ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ फ्रेटर्निटी। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जितना पॉलिटिकल टायरनी गवर्नमेंट से नहीं होती है, या यूं कहो कि जितनी टायरनी, उसको अगर हम रिफाइन तरीके से कहे तो जितनी टायरनी गवर्नमेंट से नहीं होती है, जितनी टायरनी, जितना अत्याचार द स्टेट से नहीं होता है, जितनी टायरनी अथॉरिटीज से नहीं होती है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा टायरनी समाज से होती है, समाज से होती है। और यह कहने के पीछे का कारण बाबा साहब का यही था कि देयर इज अ lack of fraternity. And why there is a lack of fraternity? You know better. It is because of the existing status quo. It is because of the prevalent social hierarchical system that is there since years, since ages in India. And that has basically imbibed in the state of our mind. And it is very difficult to get rectified your mind. हम अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं बहुत इजीली, हम अपनी वस्तुओं को क्लीन कर सकते हैं इजीली, लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड को क्लीन करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड दोज पीपल हु वांट टू कंटिन्यू एंड रिटेन द स्टेटस को एंड द प्रिवलेंट सोशल हायरार्किकल सिस्टम, वो दिखेगा नहीं, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसे फोर्सेस आपके माइंड की जो स्टेट है उसको उसी तरीके से वो रखना चाहते हैं ताकि आप इस जस्टिस की कल्पना को भूल जाए। जो जस्टिस अचीव करना चाहते हैं, जिसके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए, जिसके प्रति आपको संघर्ष करना चाहिए, उधर से ध्यान हटा के आपके स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से कर दिया जाए ताकि आप उसकी संकल्पना को ही ज्यादा
उसको और जानने की आपकी जो स्टेट है वही न रहे। तो साथियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा की पूरा जो जस्टिस का जो महकमा है वो क्या करना चाहता है आखिर? और ये सारा का सारा जो हम जिस जिस तरीके से जस्टिस की तरफ हम जाना चाहते हैं कि व्हाट इट सीक्स टू अचीव, तो उसके लिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो उसमें हमको ये पता चलेगा, realization why realization of social and economic justice compel, this is very very important, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जस्टिस की जो संकल्पना है उसको अगर हम ग्राउंड पे उतारने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से, जिसको बाबा साहब ने हेरिडेटरी गवर्निंग क्लास का नाम दिया था, वो क्यों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, या यूं कहो कि बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही नुआंस तरीके से, बहुत ही सटल मैकेनिज्म से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि जस्टिस करना क्या चाहता है। जस्टिस क्या करना चाहता है? रियलाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कंपेल्स अल्टरेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक संकल्पना दी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके माध्यम से हमारा डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म चलता है और हम किस तरीके का राज्य बनाना चाहते हैं, किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं, वो उसके उसके मेन पैमाने हैं, उसके वो फाउंडेशन है, जिसको उन्होंने 1973 में केशवानंद भारती केस में उन्होंने ये संकल्पना दी, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ का, वो बहुत बड़ा एक विषय है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्टिस क्या करना चाहता है? अल्टरेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी बाय ushering in a new legal order to harmonize the conflicting interest of different sections। यानी कहने का मतलब यह है कि जो समाज का जो जड़त्व है, जिसके कारण कुछ चुनिंदा लोग ही हुक्मरानों की भूमिका निभाते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम, उसको अल्टर करने का काम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस करता है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का काम ही है ये, कि वो इस तरीके की सोसाइटी जो है उसको वो अल्टर करे, और बाय अशरिंग इन अ न्यू लीगल ऑर्डर, यानी एक नया लीगल ऑर्डर बनाना। अब ये कैसा किया जाता है? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये करने की कोशिश करते हो तो एक नया लीगल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, यानी नई न्यायिक व्यवस्था लानी पड़ेगी, नई संवैधानिक व्यवस्था लानी पड़ेगी। और इस नई न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से, एक नए लीगल ऑर्डर के माध्यम से, नए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के माध्यम से, एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के माध्यम से आप उस सोसाइटी को अल्टर करना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि जो स्टेटस क्विस जो लोग हैं, जो हुक्मरान हमेशा बनते आ रहे हैं, तो वो चाहेंगे इस तरीके की अल्टर होने की कोशिश में जो हम लोग लगे हैं, या जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्था चाहती है वो नहीं चाहते हैं। तो डायरेक्टली अगर वो ये नहीं करना चाहते तो देन व्हाट दे विल डू, they will try to do it indirectly, and that is the reason आप देखेंगे कि आप जिस तरीके से चाहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं हो रहा है। हम चाहते जरूर है, हम इधर उधर हम आइडियल्स की बात हम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की भी हम बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम सब बात करते हैं जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली उस दिखाई देता ही नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आके आपको दुनिया भर की चीजें जो बताऊंगा तो जरूर, लेकिन मेरे को विद्वान होने से ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए एक्टिविज्म करना, जिस लेवल पे ही क्यों ना हो, किस नियमों के तहत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो नॉलेज प्राप्त है या जो आपको आइडियल्स प्राप्त है उसके अनुसार कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके लिए बोलना, उसके माध्यम से ये होता है। वो लोग कोशिश करेंगे ही कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की हम बात करते हैं, जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, वो तो ना हो, because that is going against the basic structure of the society। and what kind of a basic structure of the society in India is, you know better। उसके लिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दैनंदिन जीवन में ही वो महसूस कर सकते हैं। बाबा साहब ने उसका पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखा है, और उन्हें बहुत ही मेटिकुलस तरीके से हमारे सामने रखा है कि इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है करके। बाबा साहब के पहले जिन लोगों ने भी उसको थ्योराइज किया होगा, उन्होंने उसको एक मोरल तरीके से लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को उजागर किया।
उन्होंने ये बताया कि हम ये सब जरूर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए करके, लेकिन वो एक्चुअली होता क्यों नहीं है। और अगर उनके जितने भी प्रबंध देखेंगे तो उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक उनका अप्रोच दिखता है कि इस कारण से नहीं हो रहा है करके, और वो हमको समझना जरूरी है। क्योंकि साथियों देखिए, होता यह है कि हम एक आइडियल की बात जरूर करते हैं, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हम होमोसेपियंस हैं, हमारा एक प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति को इतने जल्दी उस माइंडसेट को चेंज करना इट इज वेरी चैलेंजिंग। और यही नहीं तो आप सब लोगों को पता है कि ये कहा गया है कि पॉलिटिकल एनिमल है इंसान, और उसके कारण उसकी कुछ प्रवृत्तियां होती है। तो उन प्रवृत्तियों को नजरअंदाज करके सिर्फ मोरल तरीके से किसी चीज को अध्ययन करना और किसी चीज को एनालाइज करना, इट इज नॉट रियलिस्टिक। वो सच्चाई से बहुत दूर होता है, और इसीलिए हमको प्रैग्मेटिज्म को थोड़ा थोड़ा तवज्जो जरूर देना होता है साथियों। मैं आपको ये बताना चाहूंगा अभी कि जो इकोनॉमिक मैं जो पूरा फ्रेमवर्क है मेरे लेक्चर का, वो ये है कि कुछ समय में ये जो संविधान में जो बातें की गई है, बातें जो कही गई है, बाबा साहब ने जो बातें हमको बताई है इकोनॉमिक जस्टिस और जस्टिस के मायने में, वो मैं बताऊंगा, और मैं उसके फिर प्रैग्मेटिज्म में जाऊंगा कि जो हम चीजें देख रहे हैं वो किस तरीके से नहीं हो रही है और उसके पीछे का कारण क्या है, उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने यह नाम दिया है बिजनेस पावर, और उसके बाद में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस। तो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है ये इकोनॉमिक जस्टिस और बिजनेस पावर के साथ में इंटरलिंक्ड है, और आज के जमाने में भी तो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है इसका। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पहले नहीं था, लेकिन आज उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो आज उथल पुथल आप देख रहे हो, आप इससे कहीं ना कहीं आप उसको जोड़ सकते हैं। अब मुझे बताइए, आप ये जो इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सामाजिक और जो आर्थिक न्याय की जो संकल्पना हमारे देश के संविधान में जो दिया गया है, उसको जो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने आपको समझाया होगा, आप देखेंगे कि वह हमने संविधान के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं। और बाबा साहब ने यह कोशिश किया कि ये जो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की जो संकल्पना है, वह इंसान के ऊपर केंद्रित हो। यह उनके पूरे डिबेट से आपको दिखेगा, उनके पहले के लेखन से भी दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी उन्होंने डिबेट किया उससे दिखेगा। और उन्होंने पूरा कोशिश किया कि यह जो पूरी जस्टिस की जो संकल्पना है वह इंसान के ऊपर केंद्रित हो, न कि किसी ट्रीटाइज के ऊपर, किसी रिलीजन पर या अन्य किसी स्क्रिप्चर पर न होते हुए इंसान को ध्यान में रखते वो बनाए। तो हमने क्या किया, संविधान ने क्या किया, संविधान ने इस जस्टिस को रियलाइज करने के लिए, समाज में उसको इनकलकेट करने के लिए, उसको प्रभाव उसका होना चाहिए समाज में, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो अति महत्वपूर्ण पिलर्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से वो दो पिलर्स है? वो दो पिलर्स है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सब लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ी होगी, आपने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की संकल्पना दी गई है। उसके बाद में पार्ट 4 यानी संविधान का जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अगर आप देखेंगे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि आप देखेंगे कि अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि आर्टिकल 35 के बाद में, या यूं कहो कि आर्टिकल 33 के बाद में वो शुरू होते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं। अब इन दोनों का बहुत ही गहरा नाता है, और अगर आप जस्टिस की पूरी संकल्पना को देखोगे तो इसमें अगर सिर्फ एक ही को अगर आप देखोगे, एक ही को अगर आप केंद्र में रखोगे, तो जस्टिस की संकल्पना पूरी नहीं होगी। जस्टिस की संकल्पना पूरी तो नहीं होगी एकेडमिक तरीके से, लेकिन उसका कार्यान्वयन भी जो है इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, वह भी नहीं होगा अगर इन दोनों चीजों को अगर अच्छे से उतारा नहीं गया। तो आज जो परिदृश्य हम जो देख रहे हैं समाज में या किसी भी मुल्क में, अगर आप देखोगे कि इन दोनों संकल्पनाओं को अगर अच्छे तरीके से समाज में अगर उसका प्रभाव नहीं लाया गया,
उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तो उसके आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या इम्प्लीकेशन या परिणाम दिखाई देंगे, जो आप देख रहे हो आज और आज समझ भी रहे हो। दोनों होना का जरूरी है। आप मुझे बताइए, आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर लोगे क्या? आपके पास में शक्ति होनी चाहिए, आपके पास में कुछ न कुछ रीजनेबल लेवल का स्तर चाहिए, कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, पे जाके आप कुछ कर सकते हो। अगर वो नहीं चाहिए, नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंसान अपने मेहनत के बदौलत कुछ नहीं कर सकता करके, वो बहुत कुछ कर सकता है। और वो क्यों कर सकता है? वह तब कर सकता है जब वह असर्ट करे फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, असर्ट करे। आज मुझे बताइए, अगर आपने गौर किया होगा, यह बहुत ही आम एक कॉमन सेंस की बात है, या एक बहुत ही आम आप इस चीज को इधर उधर देखेंगे तो आप देखोगे कि आम इंसान से जब आप बात करोगे ना, तो आपको ये पता चलता है कि अरे भाई साहब, ये संविधान और कानून वानून जो है ना, वो हमारे लिए नहीं है जी, ये बड़े शक्तिशाली लोगों के लिए है जी, हमारे लिए नहीं है। वही उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं के लिए ये उपयोग किया जाता है। इस तरीके की बातें आपको सुनाई देगी। क्यों हो रहा है ये इस तरीके से? क्यों? व्हाई ही सेइंग लाइक दैट? इट इज बिकॉज कि जो दूसरा उसका जो तराजू है, दूसरा जो उसका प्लेटफॉर्म है, जिसको हम डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वह उस तरीके से अगर उसको प्राप्त नहीं होता है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स का जो उपयोग वो कर सकता है, वो अच्छे से नहीं कर सकता। आप कल्पना कीजिए, मैं अभी और आप किसी पद पे हैं, मैं आज किसी पद पे हूं, मैं हॉस्टल में रहा हूं, यहाँ पर कई हमारे वरिष्ठ मेरे से लोग होंगे जो मेरे साथ में पढ़े लिखे होंगे, और जो हमारे साथी भी होंगे, उन लोगों को पता होगा कि हम हॉस्टल में रहे। आप लोगों में से कई लोग हॉस्टल में भी रह रहे हो। हॉस्टल बनाने का कारण क्या है? स्कीमें देने का कारण क्या है? स्कॉलरशिप देने का कारण क्या है? आपको जो जिस चीज को आप आरक्षण कहते हैं, ये सब चीजें देने का कारण क्या है? उस चीज देने का कारण ये है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई है। और वो इसीलिए लिखी गई है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, और उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में आप इफेक्टिव तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक सजगता मिलेगी, एक कॉन्सियसनेस डेवलप होगा, एक रीजनेबल लेवल की आपकी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस होगी, और वो इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस प्राप्त करने के बाद में आप फंडामेंटल राइट का इफेक्टिव तरीके से और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस इंसान को अगर फंडामेंटल राइट्स की जागरूकता ही नहीं है, तो वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसको पता ही कैसे चलेगा कि किस तरीके का वायलेशन हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब का कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गुलामों को गुलामी की जानिब करके दो, तभी वो क्रांति करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। यही जो चीज है, यह लिंक प्रदान करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। अगर मुझे उसकी जानी हुई नहीं है फंडामेंटल राइट्स मेरा क्या है, तो उसका वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? आई विल नॉट नो, आई विल नॉट कम टू नो इवन। And that used to be, used to happen and is still happening. अब ये जानियो कैसे आएगी? जानियो आएगी एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा कैसे मिलेगी? शिक्षा मिलेगी मुझे हॉस्टल के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से। अगर मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे को मिली है, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को मिली होगी, और अभी तो स्कॉलरशिप के इतने मामले चल रहे हैं, आप सब लोगों को पता है। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से जो चीजें मुझे मिल रही है, वो अगर ना मिले, तो मुझे फंडामेंटल राइट्स का बराबर मैं उपयोग ही नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट। मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए जो प्राइमरी जो चीजें मुझे चाहिए वही नहीं मिल पा रही है, तो कलेक्टर बनने का जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, वो तो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। मतलब आपको यह लगेगा, कोई भी आपको बोलेगा कि अरे भाई, तेरे को किसने रोका है, तू तो कलेक्टर बन सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उसके पीछे, पर्दे के पीछे में क्या चल रहा है, उसको भी जानना जरूरी है। पर्दे के पीछे ये चलता है कि अगर आपको जो चीजें चाहिए कलेक्टर बनने के लिए उपलब्ध ही ना हो, तो कलेक्टर आप बनेंगे कैसे, या प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे?
So this is very important aspect, and that's why the whole gamut of this justice concept is based on the foundation of these two interlinked things. You cannot have your fundamental rights, effectively implemented until and unless you do have a solid and effective foundation of the directive principles of state policy being implemented. And that's why this is, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, आज जो हम देख रहे हैं कि भाई कई लोगों को हो सकता है परेशानियां हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की परेशानी हो रही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कुछ नई बात नहीं बोल रहा, ये दिख ही रहा है। ओके, आप ये देखेंगे कि स्कूल्स जो हैं वो बराबर मुहैया नहीं किए जा रहे हैं, उसमें जिस तरीके का साजो सामान होना चाहिए, जिस तरीके की सामग्री होनी चाहिए, या जिस तरीके की वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए, गांव खलियानों में आप देखोगे तो आपको ये नजारा दिखाई देगा। एंड अगर यह नहीं होता है तो हम जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आप देखेंगे कि उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा, और यह उन वर्गों के ऊपर ज्यादा लागू होगा जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड रहे हैं। और आप ये भी देखोगे कि अगर वो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज पोजीशन में रहे हुए है तो उसका परिणाम ये है कि वो न इकोनॉमिक स्टेटस को प्राप्त अच्छे से कर सकते हैं, न इकोनॉमिक न सोशल स्टेटस को, और उसके कारण फिर पॉलिटिकल स्टेटस को। और इसी का नतीजा है साथियों कि अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, चाहे वो सोशल या इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, तो हमको यह जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो चीजें दी गई है, इसका जो इंटरलिंक्ड है वह समझना जरूरी है। क्योंकि आम इंसान आपको या कोई भी जो हेरिडेटरी क्लास या जो हेरिडेटरी तरीके से गवर्निंग क्लास जो रहे हैं या पारंपरिक तरीके से जो हुक्मरान लोग रहे हैं, वो आपको कहते हुए ये दिखाई देंगे, अरे आपको किसने रोका है, आप भी वही खाना खाते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं, आप पढ़ाई कीजिए ना, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके का आपको मुहायरा दिखाई देगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहे हैं उनकी तकलीफें क्या है, क्या हमने उनको रियलाइज किया, क्या हमने उसको सेंसिटिविटी से हमने उनको जानने की कोशिश की, क्या उनका प्रतिनिधित्व कितना रहा है ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में, वो जानने की कोशिश किया है क्या? नहीं किया है। और यही नतीजा है, इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की संकल्पना हमारे देश के संविधान में की गई है, तो आप देखोगे कि उस तरीके का नजारा हमको इतने सारे वर्षों के बावजूद भी नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसके लिए हम सब जिम्मेदार हो, लेकिन जिम्मेदारी भी तय होना यह जस्टिस का एक अभिन्न अंग है साथियों। और इसीलिए आप देखोगे कि पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है संविधान का, वह अति महत्वपूर्ण है। मैं और भी एक चीज जो है इस प्रसंग पे आपको बताना चाहूंगा जो अति महत्वपूर्ण है, वो ये है, मैंने अभी आपको बताया कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण, उन्होंने अलग अलग जो चीजें है उसके ऊपर बोला, लेकिन जो आज प्रासंगिक है उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। उन्होंने एक और बात कही थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज सेंट्रल एंड इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी whittled down, altered or done away with in view of the doctrine of basic structure that is propounded on 24th April 1973। तो साथियों कहने का मतलब यह है कि उसमें भी ये कहा गया कि यह एक इंटीग्रल पार्ट है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि वो है जरूर, लेकिन अगर उस तरीके से नहीं दिखता है तो उसके लिए लड़ाई हमको लड़नी होगी। लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई हिंसक तरीका उसका लेना होगा, लड़ाई लड़ने का मतलब ये भी होता है कि उसके प्रति जागरूक होना कि यह अभिन्न अंग है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल तभी अच्छे तरीके से हमको दिखाई देंगे जब वह हमारे जागरूकता का हिस्सा होगा, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा होगा, हमारे दैनंदिन जीवन की मीडिया में उसकी चर्चा होगी, वो हमारे मेन मुद्दे होंगे। जो आज मेन मुद्दे नहीं है, उस मेन मुद्दों को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और जो ये मेन मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं उनको देखना बंद कर दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स योर चॉइस, इट्स योर फ्रीडम व्हाट टू सी एंड व्हाट नॉट टू सी। क्योंकि ज्यादा अगर हैमरिंग आपके दिमाग पे जो चीजें होगी वही आपको सत्य लगने लगेगा, और फिर आप समझ भी नहीं सकोगे कि किस तरीके से हम गुलाम हैं,
किस तरीके से हमको जानी भी नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो चीजें हैं इसको हम जाने। आगे बढ़ने से पहले एक और मैं चीज जानना चाहता हूं कि इकोनॉमिक जस्टिस, अब कई लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं कि भाई ये जो संविधान में जो सारा चीजें लिखी गई है तो उसमें ये जो जो जिनको सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए सुविधा रखी गई है, ब्ला ब्ला। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अ कंप्लीटली मिसप्लेस्ड ओपिनियन दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सम क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी, कंप्लीटली। और हमारे संविधान में यह भी नहीं कहा गया है कि इनका छीनो और इनको दो। वो ऐसा नहीं है, कोई मध्ययुगीन या प्राचीन इतिहास नहीं है कि इस तरीके के ट्राइबलिज्म होता था और एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर झड़प करता था और उसको ये करने की कोशिश करता था। इस तरीके का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में नहीं लिखा। जो इस तरीके से ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है इनडायरेक्टली तरीके से, वैसा नहीं। तो है क्या? है ये है, इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स द बैनिशमेंट ऑफ पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो तो हमको उसे भगानी है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है उसको देखना है। क्या है? नॉट बाय expropriation of those who have, but by the multiplication of the national wealth and resources and an equitable distribution thereof amongst all who contribute towards this production is the aim of the state envisaged by the directive principles of this policy। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यह नहीं बोल रहे हैं कि इसका लीजिए, इससे छीनिए और इसको दीजिए करके, नहीं। तो कैसे करना है? करना यह है कि ये जो पाई है, यानी कहने का मतलब है जो ये रिसोर्सेज का जो भंडार है, संसाधनों का जो भंडार है, उसको बढ़ाओ। और बढ़ाने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मा है वह किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं देना है, तो अपितु गवर्नमेंट को देना है। यानी जो संसाधनों की मात्रा बढ़ेगी, जो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जो पैसा बढ़ेगा, वह जो पैसा है वो इक्विटेबल तरीके से बढ़े और उस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करने का जो काम है वह स्टेट करे, यानी गवर्नमेंट करे, राज्य करे, अथॉरिटी करे। एंड दैट अथॉरिटी विल हैव द मैंडेट from the Constitution of India and not from any other source, not from any religious scripture, not from any other source whatsoever. The authority vested with the state या government has to be derived from the Constitution of India and not from any other source. इसका मतलब ये हुआ कि आप इकोनॉमिक जस्टिस लाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, रिसोर्सेस की मात्रा बढ़ा के। और वह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह गवर्नमेंट करेगी, स्टेट करेगी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के माध्यम से। इसीलिए तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की संकल्पना हमारे देश के प्रियम्बल में दी गई है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही नहीं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब अगर आप सोशलिज्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ में भी हुआ था, आप देखोगे कि चाइना ने भी उसको अडॉप्ट किया, लेकिन वो किस तरीके से हुआ? वो एक हुकुमशाही के तरीके से हुआ। तो वो तो एक दूसरा ही एक प्राइवेट एजेंसी बन जाती है जो वो सोशलिज्म लाना चाहते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि क्या उसका हर्ष हुआ। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वो संकल्पना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपितु इस तरीके से एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताइए, अब अगर हम इक्विटी की बात करते हैं और इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये दोनों जो टर्म्स है कई बार हम देखते हैं कि इंटरचेंजेबल उपयोग किए जाते हैं, लेकिन देयर इज अ सटल डिफरेंस। आप लोगों में से कई लोगों को ये पता होगा। अगर इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो अगर मेरे पास में 5 रुपए है और मंगेश भाई के भी 5 रुपए है तो वो इक्वलिटी हुई, वो इक्वलिटी हुई, जो हमारा आइडियल है, जो हमारा एक गोल है। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर मंगेश भाई के पास में 5 रुपए है तो ऐसा ना हो कि मेरे पास में एक ही पैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास में भी कुछ 2-3 रुपए तो हो, अगर ज्यादा नहीं, 5 रुपए नहीं तो 2-3 रुपए तो भी हो।
ये है थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इसको, मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, इसको और भी अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। तो साथियों, हमारे देश के संविधान में इस तरीके का नहीं बात बोली गई है जो उसका मिथक बनाया जाता है, जिस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर तरीके से बनाया जाता है कि नहीं ये है हमारे पास में जो कुछ चीजें हैं उनको दी जाए। इज नॉट लाइक दैट। आज देखिए, आज आप कोशिश कीजिए, मैं वो आंकड़े भी आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आऊंगा मैं कि किस तरीके से इनइक्वलिटी बढ़ी हुई है। मैं वो देख रहा था 2-3 दिन पहले, जीडीपी का जो स्तर है, फॉरेन एक्सचेंज का स्तर है, इनकम इनइक्वलिटी का स्तर है, उसमें कितना हम कहाँ हैं, किस तरीके से हमारा परिवेश बनते जा रहा है। इट इज वेरी वेरी पॉन्डरेबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो साथियों, हम जब ये जो जस्टिस की बात करते हैं, जो मैंने आपको समझाया, तो उसमें यह है कि संविधान में जो बात की गई है वो है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मा है वो स्टेट को होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कोई प्राइवेट प्लेयर उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाए, और यह जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इस तरीके से हो कि मंगेश भाई के पास में हजारों करोड़ रुपए चले जाए और धनंजय वंजारी के पास में 5 पैसे भी ना हो। इट्स नॉट लाइक दैट। और अगर यह होता है तो इस तरीके का होना बहुत ही आयरनिकल है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा कि आप सब लोगों को पता ही है, ये मैं सिर्फ उसको दोहरा रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसको चलाने वाले अगर लोग अच्छे हो, उनकी नीयत अच्छी हो, वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो बुरा संविधान जो है वो अच्छा साबित होगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि संविधान की प्रकृति, संविधान का नेचर, संविधान किस प्रकार का है, और उसकी वर्किंग करने वाले जो लोग हैं उनका क्या मंशा है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनके क्या इंटरेस्ट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर आप संविधान की प्रकृति की बात करते हैं, लेकिन उसकी वर्किंग करने वाले जो लोग हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, उनका जो कंसिस्टेंसी है वो संविधान के उद्देश्य को लेके नहीं है, उनकी कुछ दूसरी मंशा है, उनके उद्देश्य कुछ और है, उनके इंटेंशन कुछ और है, उनकी पॉलिटिक्स कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि संविधान की प्रकृति और जो वर्किंग है उसमें डिफरेंस बढ़ते जाएगा, उसमें डिफरेंस बढ़ते जाएगा। और इसीलिए हमको ये देखना चाहिए, हमको सोचना पड़ेगा कि संविधान की प्रकृति और उसकी इफेक्टिवनेस जो है, जिसको हम जस्टिस के माध्यम से देखते हैं, तो इसमें ये जो पहलू है ये देखना जरूरी है कि क्या वो जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है। मंगेश भाई मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है, मुझे रोक दीजिएगा नहीं जब नहीं, मैं चलने यानी, दो, चलने दो, हाँ। चलने दो, तो कोई कहने का प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये है दोस्तों कि हमको ये पहलू के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैं आपको एक जो चीज जो इसके माध्यम से जो बताना बताना एक और जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एक वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपको आपको ये जान के बहुत यानी ये होगा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात जरूर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करते हैं। लेकिन आप और हमको यह याद रखना पड़ेगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज आल्सो इक्वली अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट whittle it down, we cannot wish it away, we cannot shirk it away. And if those people are some people who are trying intentionally to shirk it away, then we have to be equally aware. किसी विद्वान ने, शायद जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि अगर आप लिबर्टी चाहते हैं, देखिए लिबर्टी का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो चाहे वो करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कही गई है। तो अगर आप लिबर्टी चाहते हैं, देखिए आप ये एक बात समझ लीजिए कि आपकी अगर लिबर्टी जा रही है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ फिजिकल लिबर्टी की बात हो रही है। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा समय आ सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं। जो कुछ फंडामेंटल राइट के माध्यम से जो कुछ करना चाहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
So the liberty that was enshrined in the constitution and that was given to you will not come to know as to how it has been snatched away from your side. You will not come to know even that. और इसीलिए ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे में जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने क्या कहा, विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट लिबर्टी। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अगर इटरनल आप लिबर्टी चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा लिबर्टी बनी रहे और आपकी लिबर्टी कोई छीने नहीं, तो आपको कांस्टेंट विजिलेंस रखना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और वो सतर्कता आपको खुद बरतनी पड़ेगी, हर इंसान को बरतनी पड़ेगी। कांस्टेंट विजिलेंस यानी हमेशा सतर्क रहना जरूरी है, किसी भी पल पर सतर्क रहना जरूरी है, सामूहिक रूप से, इंडिविजुअल रूप से, तभी आप देखेंगे कि आपकी लिबर्टी रहेगी, रिटेन होगी। और इसीलिए साथियों, आप और हम सब लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब मैं ये क्यों बता रहा हूं अलग अलग, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। आप जब जस्टिस लाना चाहते हैं तो जस्टिस लाने के लिए आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ही आपने नजरअंदाज किया, धराशायी हुए बिना नहीं रहेंगे हम सब। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप देखने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे जिस तरीके की समस्या अभी हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप कुछ लोगों को नहीं मिलती, आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की इधर उधर समस्या बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि महंगाई की समस्या बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि आप जिस तरीके की कुछ चीजें करना चाहते हो उसमें कंस्ट्रेंट महसूस हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि किसान जो भाई है वो रोड पे आके आंदोलन करने पे अब आमादा, मतलब उनको मजबूर होने के आना पड़ा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने के पहले, जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के नजरिए से ये इस किसान आंदोलन को देखिए। मैं उसमें ये नहीं चाहूंगा अभी कि वो सही है गलत है, क्या है उसके ऊपर क्या होगा वो नहीं, लेकिन आप बिजनेस पावर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जस्टिस, इस तीनों को ध्यान में रखिए और इस जो आंदोलन जो चल रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा what is the interlink between all these three fundamental aspects। आप देखेंगे कि बिजनेस पावर जो है वह आज अति महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। बिजनेस पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिजनेस इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है आज, और वह टक्कर दे रही है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, टक्कर दे रही है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को टक्कर दे रही है तो जिस तरीके का आप इकोनॉमिक जस्टिस की कल्पना कर रहे हो उसमें आपको डिस्टॉर्शन नजर आ रहा है। जितनी ज्यादा टक्कर अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस बिजनेस पावर को देगा, आपको नजारा इकोनॉमिक जस्टिस का उस तरीके से दिखाई देगा। आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सारी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ले लीजिए, सोशल मूवमेंट्स को ले लीजिए, जुडिशरी को ले लीजिए, पूरी संस्थाएं जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उसको ले लीजिए, एक तरफ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को लीजिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, और तीसरे तरफ आप सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट को ले लीजिए जो संविधान में दी गई है, अलग अलग कानूनों के माध्यम से दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से अलग अलग स्कीम बनाने के लिए दी गई है, उसको ले लीजिए और इनको उस पे फिट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि why it is like that and why the farmers feel themselves compelled to come on the roads. This is very, very important. I am not going what is wrong, it is up to you. And I am not even, entitled as of now to say on these matters. But academically, we can surely discuss. Now, this is very, very important what I'm going to say now. The important thing is, आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल गई है, आपको एक वोट मिला है, एक इंसान है, एक मैन है, एक इंडिविजुअल है, उसको एक वोट मिला है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का नियम ये कहता है कि उसका वैल्यू एक होगा। अगर मान के चलो उसका वैल्यू एक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उसका इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, तभी आप दूसरे फोर्सेस को ताकत से मुकाबला कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के माध्यम से आप इस बिजनेस पावर को आप टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आपके पास में क्या है, आपके पास में वोट है, आपके पास में फ्रेंचाइज है, और उसकी वैल्यू एक है, और इतने सारे लोग मिलके उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन कल्पना करो कि कोई एक शख्स है और उसके पास में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, और वो उस इकोनॉमिक पावर के बदले, देखो एक इंसान है, और एक इंसान होने के बावजूद भी उसके पास में इतनी सारी इकोनॉमिक पावर है, और आपके पास में वो इकोनॉमिक पावर कुछ भी नहीं है, तो वो एक इंसान का जो वैल्यू है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में फिर एक नहीं रह जाएगा, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक पावर। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिल गई है, लेकिन जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, तो आपका जो वन मैन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो उतने तरीके से इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाएगा, वो दिखेगा नहीं। और जिस तरीके से ये जो शक्तिशाली जो शक्तियां हैं बड़ी, बिजनेस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वो उसको मैनिपुलेट करेगी, और आपका जो वैल्यू है वो अंडरमाइन हो जाएगा। और इसीलिए साथियों, हम सब लोगों को जब इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो इस पक्ष को भी हमको याद रखना पड़ेगा। आपको मैं एक अति महत्वपूर्ण जो चीज है, जो इकोनॉमिक जस्टिस कहां से ओरिजिनेट हो रहा है हमारे संविधान में, जिसका जिक्र पहले भी किया गया होगा, लेकिन उसके अति महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूं पढ़कर, कि हमारे देश में जो संविधान में जो सबसे अति महत्वपूर्ण जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो दिया गया है वो क्या है। अगर आप आर्टिकल 38 को देखोगे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, और मेरे पास में संविधान की प्रति है, उसको मैं पढ़ रहा हूं। उसमें क्या लिखा है, उसमें यह लिखा हुआ है, द स्टेट शाल स्ट्राइव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेट शाल स्ट्राइव टू प्रमोट, देखो बीच बीच में मैं प्रैक्टिकल चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि हमको वो समझे। द स्टेट शाल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively as may, जितना प्रभाव तरीके से होना चाहिए, प्रभावी तरीके से, उतना प्रभाव तरीके से स्टेट स्ट्राइव करेगा, प्रयत्न करेगा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज मे अ सोशल ऑर्डर। यानी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव दे रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट को, क्या करने के लिए, एक ऐसा सोशल ऑर्डर, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, कौन सी, किस तरीके की, इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल शाल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाओ गवर्नमेंट, हे स्टेट। कौन बोल रहा है ये संविधान बोल रहा है। किसको बोल रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि हे गवर्नमेंट, हे स्टेट, हे आला अधिकारी, हे हुक्मरानों, आप लोग एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाओ एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, जिसमें कि जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो कि हर इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करे। यानी समाज में या नेशनल लाइफ की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी इंस्टीट्यूशन को यह जो प्रिंसिपल है लागू हो, उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर, उनका जो इंटरेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए सारे इंस्टीट्यूशंस का, कि वह इस तरीके का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस दिखे। लेकिन इसका जिम्मा कराने का किसका है, संविधान बोल रहा है गवर्नमेंट को, हे गवर्नमेंट यू हैव टू डू दैट, दिस इज द डायरेक्टिव, दिस इज द डायरेक्टिव। नॉट ओनली दैट, आपको पढ़ा, ये जरूरी है ये जानना, क्या एक और चीज, उसके क्लॉज 2 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 पढ़ा मैंने, क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है, क्लॉज 2 में लिखा है द स्टेट शाल, यानी स्टेट शाल का मतलब ये होता है बंधनकारी। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, विल, शाल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब हम ग्रामर पढ़े हैं। उसमें शाल का मतलब क्या है, शाल का मतलब है करना ही पड़ेगा। शुड नहीं लिखा है, मे नहीं लिखा है, MAY भी नहीं लिखा है, मे नहीं लिखा है। कानून के जो जानकार आप सब लोगों होंगे, उनको सबको पता है कि मे क्या होता है, MAY, शैल क्या होता है, विल क्या होता है, ये सारे मायने रखते हैं, एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। तो यह क्या लिखा है, द स्टेट मतलब द गवर्नमेंट शाल इन पर्टिकुलर
strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only amongst the individuals, but also amongst the groups of people residing in different areas or engaged in different vacations. This is what, this is Article 38 is the basis of social and economic justice in India. This is very, very important. और इसीलिए हमको यह जो इनइक्वालिटी की जो चीजें दिख रही है, उसमें हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों इस तरीके का क्यों हो रहा है। तो साथियों, एक और जो चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मंगेश भाई अभी मुझे 5-10 मिनट और देना, ठीक है? 5 और 10 मिनट और अवश्य देना भाई। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ठीक है? हम क्वेश्चंस भी ये करेंगे, तो अभी 5-10 मिनट में आप कंक्लूड करके फिर थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। दो चीजें मैं आपको बता के कंक्लूड कर रहा हूँ। दो चीजें आपको मैं बता के कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये जो चीजें मैंने आपको जो बताया, और आपको यह यकीन मतलब हमको करना पड़ेगा, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये ध्यान भी दिया होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्सेप्ट दी है और जिस तरीके से वो लाना चाहते थे, उन्होंने तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दिया था, जिन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से बताया, जो माइनॉरिटीज द स्टेट एंड माइनॉरिटीज में दिया गया है। उसमें भी उन्होंने ये सारी जो चीजें है इफेक्टिवली इंसान को और हमारे देश के नागरिकों को केंद्र में रख के दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि हमारा जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज जो है वह स्टेट यानी द गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, ये है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज। दूसरी चीज एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने क्या कहा, ज्यादा समय होने के कारण मेन बिंदु पे बताता हूँ। एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा बाबा साहब ने स्टेट माइनॉरिटीज में, वो क्लास 4 में क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर शाल बी द स्टेट इंडस्ट्री। ये आप सब लोगों को पता होगा, बट दिस is very important for this economic justice, that's why this is very important। तो बाबा साहब ने एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में ये चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन आयरन ये है, हमारी विडंबना ये है कि बाबा साहब को जय भीम बोलने वाले, बाबा साहब का जय जयकार करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं और भी मिलेंगे, और जय जयकार करने वाले जो संविधान के शिल्पकार को मानते जरूर है, लेकिन वो किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, भारत का नागरिक है और संविधान की संस्कृति में जिसको विश्वास है, और हर किसी को इस विश्वास संविधान की संस्कृति में ही करना चाहिए, स्थायित्व के लिए, स्थायी राष्ट्र के लिए। और अगर इन लोगों को, जो लोग विश्वास करना चाहते हैं, बाबा साहब की जय भीम करते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी विश्वास उनका होना जरूरी है। और अगर विश्वास नहीं है तो उसी का नतीजा होता है कि चीजें लिखी हुई उन्होंने अलग है, लेकिन होती हुई कुछ दूसरी नजर आती है। मैं आपको एक चीज, आपका ध्यान, मुझे चूंकि अब 5 मिनट दिया गया है, तो अति महत्वपूर्ण जो चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है, देखिए कुछ पिछले 10-15 साल में जब से ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, जब से भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई, और जब से ये हुआ है, तो आप उस वक्त के डाटा को देखोगे कि इनकम इक्वलिटी में क्या हुआ है, किस तरीके के चेंजेस आए हैं। और आप ये देखोगे, आपको यह जानकर यानी हैरानी होने वाली चीज नहीं है कि आज जो बिजनेस का पावर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। ये मैं नहीं, आंकड़े और स्टडीज कह रही है। वो स्टडीज कभी कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, गूगल कीजिए, लाखों स्टडीज आपको मिलेगी, रिसर्च पेपर मिलेंगे, मतलब अनुसंधान मिलेंगे, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई है। आप इंडिया सेंट्रिक जो भी बड़े बड़े लोग मतलब विद्वान है उनके पास में मिल जाएगा, और डाटा अवेलेबल है। डाटा तो आपको पता ही है, आज आपको मिल ही रहा है। तो आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो किस तरीके का विश्लेषण दिखाई देता है। अगर आप इनइक्वालिटी, थोड़ी देर के लिए मैं इनइक्वालिटी को समझा कि कितना बिजनेस का पावर बढ़ चुका है, मुझे सिर्फ 2 मिनट देना दादा। इसमें यह है, अगर आप इस पूरे परिदृश्य को देखो कि इनकम आती कहां से है, इनकम कहां से आएगी। इनकम 2 चीजों से आएगी। एक तो आपके पास में लेबर है, आप अपना कार्य करोगे, वहां से इनकम आएगी। दूसरी इनकम कहां से आएगी कि आपके पास में वेल्थ है, और वो वेल्थ ही अपने एक साइकिल से नया इनकम बना रही है।
नया इनकम बना रही है। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा जो पिछले 10-15 वर्षों का, तो टोटल जो इनकम हमारे देश में जो पैदा हो रही है, उसमें लेबर की जो इनकम है उसका जो पैमाना है वो धीरे धीरे कम हुआ है। वो अभी ड्रेस्टिक तरीके से भी कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेबर के कंपोनेंट का जो इनकम है या जो पूरी इनकम जो हमारे देश में बन रही है उसको अगर सिंपल तरीके से समझे, तो वो जो लेबर का जो इनकम कंपोनेंट है वो कम हो रहा है और वेल्थ से आने वाली जो इनकम है उसका कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो अब जो लेबर करने वाले जो लोग हैं उनके पास में कहां से ज्यादा वेल्थ है, और खासकर वो लोग जो हाशिए पे रहे हैं हमेशा, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, उनके पास में कहां वेल्थ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनकम अभी बन रही है, जनरेट हो रही है, वो उन लोगों के पास में हो रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जिनके पास में वेल्थ है, वहां से इनकम आ रही है, कहां से इनकम आ रही है। यही नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई है। दूसरा क्या और एक नया जो ट्रेंड आया हुआ है वो क्या है, वो ट्रेंड ये है कि जो वेल्थ से इनकम कमाने वाले जो लोग हैं वो लेबर से भी कमा रहे हैं। अभी वो लेबर से भी कमा रहे हैं। अब लेबर से कमाने का मतलब यह नहीं है कि मतलब आप कोई फिजिकल मतलब काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जो इकोनॉमी का नेचर जो चेंज हो चुका है, जिसमें प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर और अलाइड जो इंडस्ट्रीज है उसका महत्व कम हो चुका है। सर्विस इंडस्ट्री का महत्व आप सब लोगों को पता है बढ़ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का महत्व बढ़ चुका है। तो अब अगर मान के चलो जो वेल्थी लोग हैं उनकी इनकम का ही कंपोनेंट इनकम में ज्यादा हो रहा है, उनके पास में ज्यादा इनकम जा रही है, और लेबर का इनकम का कंपोनेंट कम हो रहा है, और दूसरा एक उससे ट्रेंड ये आ रहा है कि वेल्थी जो लोग हैं वो भी लेबर से कमा रहे हैं। तो लेबर से कमाने का मतलब क्या है, आप अगर देखो बड़ी बड़ी किसी कारपोरेट कंपनी को ले लो आप, उसका जो सीईओ होगा, सीईओ या उसका मालिक ले लो या उसका हुक्मरान ले लो, उसका जो मेन व्यक्ति है मुखिया ले लो, वो मुखिया उसने वो कंपनी बनाया, ही क्राफ्टेड दैट कंपनी, वो कंपनी का प्रोमोटर है, उसका उसमें वेल्थ लगा है। उसके बाद में अब वो क्या काम करेगा, उसमें उसमें वो क्या काम करेगा, उसका वो इंप्लॉय भी बनेगा, उसका वो इंप्लॉय भी बनेगा। जैसे कि यानी मैं उसको प्रमोट किया, पहले मेरे पास में वेल्थ थी, क्योंकि क्यों उसमें प्रमोट किया, क्योंकि उस वेल्थ से मुझे इनकम मिलेगी। उसके बाद में मैं उसका सीईओ बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद में मैं लेबर कर रहा हूं, तो लेबर से भी मुझे इनकम मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि वेल्थ से मुझे इनकम मिल रही थी, उसके बाद में मैं लेबर से भी इनकम प्राप्त कर रहा हूं, और वो लेबर का इनकम जो बढ़ रही है वो हजारों में आने वाली नहीं है, लाखों में आने वाली नहीं है, करोड़ों में आने वाली है, बिलियंस में आने वाली है, डॉलर्स में आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर भी और वेल्थ दोनों के दोनों से आने वाली इनकम मैच कमाऊं, और इसी के कारण मेरा पावर बढ़ेगा। तो आपका एक वोट का वैल्यू और मेरे एक वोट का वैल्यू एक ही है पॉलिटिकली, लेकिन मेरा वेटेज बढ़ गया क्योंकि मुझे लेबर से भी इनकम मिल रही है, वेल्थ से भी इनकम मिल रही है, और उसके बदौलत मैं इतने सारे लोगों का ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इतने सारे वोट हो रहे हैं तो उनका वैल्यू को मैं अंडरमाइन कर दूंगा। दैट इज व्हाट वी कैन विजुअलाइज, वी कैन अंडरस्टैंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट। तो इसी के कारण नतीजा ये होता है दोस्तों कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के माध्यम से जो इकोनॉमिक जस्टिस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान ने जिसका मैंडेट दिया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के माध्यम से लाने का, वह हमको बराबर होता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुत ज्यादा इसमें यानी यह है, और इसमें एक एंगल अति महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में जहां हो गया एक अति महत्वपूर्ण एंगल क्या है, वो अति महत्वपूर्ण एंगल है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्यों हो रहा है। हमने लिबरलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन के माध्यम से हमने प्राइवेट प्लेयर्स को वो सारी चीजें दे दी जो पहले गवर्नमेंट करती थी, वो अब मतलब सर्वविदित है, सब जानते हैं। जो काम गवर्नमेंट कर रही थी वो सारा का सारा अभी प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से सारा ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम सरकार कर रही है उसके उसके बदले अगर प्राइवेट प्लेयर कर रहा है वो काम, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा का सारा जो चीजें गवर्नमेंट करने के माध्यम से इन लोगों को दे सकती थी,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपना डिक्टेट रख सकती थी, वो तो स्पेस चला गया प्राइवेट प्लेयर्स को। तो ये अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस चला गया तो उसमें डिक्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, और गवर्नमेंट का डिक्टेट न होने से जब आपके ऊपर कुछ अत्याचार या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात कर लो या किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए आप जब कोर्ट में जाओगे या न्यायालय में जाओगे तो आपको तो प्राइवेट प्लेयर को फेस करना पड़ेगा, यू विल नॉट बी फेसिंग द गवर्नमेंट। और जब प्राइवेट प्लेयर को फेस करोगे तो आप उसका नतीजा अच्छी तरीके से जानते हो, उनको भी वो अधिकार मिले हैं, आपको भी अधिकार मिले हैं। मतलब क्या है कि दिस इज काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल दैट वी आर फेसिंग। और इसी का नतीजा है साथियों कि हम आज की तारीख में जो लोग, जो कैपिटलिस्ट जो फोर्सेस और मार्केट फोर्सेस जो आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता था जब ये हो रहा था तो कि नहीं, इसमें सभी को अवसर मिलेंगे, ग्लोबलाइजेशन में सभी को अवसर मिलेंगे, प्राइवेटाइजेशन में सभी को अवसर मिलेंगे, लेकिन भारत की धरती पे वो आते आते उसका डिस्टोर्शन हो गया। डिस्टोर्शन मैं ये नहीं बोल रहा हूं दूसरे मुल्कों में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में डिस्टोर्शन का जो नेचर है वो बहुत ही अलग है। और इसी का नतीजा है, आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हुक्मरान जो कौम रही है, वही हुक्मरान कौम जो एक विशिष्ट वर्ग से या विशेष कहो कि हायरार्की से जुड़ी हुई है, वही कौम आपको बिजनेस में दिखाई देगी, वही काम आपको पॉलिटिकल एलिट्स में दिखाई देगी। और इसी का नतीजा होता है कि आप देखोगे कि जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस या मार्केट फोर्सेस या लिबरलाइजेशन जो आ रहा था, वो हमारे देश में आते आते कुछ विशेष वर्गों के पास में आके अटक गया है। और वो इस तरीके से अटका हुआ है कि आप देख रहे हैं कि वही वर्ग आपको बिजनेस में भी दिखेंगे, वही वर्ग आपको पॉलिटिक्स में दिखाई देगा। और उसका नतीजा ये होता है कि वो जो इकोनॉमिक जस्टिस जो अनलीज होना चाहिए सोसाइटी में, जो इफेक्टिवली उतरना चाहिए सोसाइटी में, आप देखोगे कि वो उतरता हुआ दिखाई नहीं देता। और उसकी भयानकता इतनी है, इस मानसिकता की भयानकता इतनी है कि इट इज ट्रांसेंडिंग अक्रॉस all religions, all caste, all ethnicity, all religious social groups, across all classes। और उसकी भयानकता देखिए कि आपको ये पता चलेगा कि आज मैं अगर अफसर हूं, ये इनइक्वलिटी का देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ये सारा चीजें, और ये किस तरीके से आगे में यानी इसका ये होगा। एक ये है, ये मैं देख रहा था एक दिन, एक ये है यूरोप के एक विद्वान है, ये उसका क्या कहते हैं, ही इज आई थिंक वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, मैं उनका कुछ पढ़ रहा था, उन्होंने इतना यानी ये चीज बताया है। ये एक बुक है जो इनइक्वलिटी पे लिखी गई है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, ब्रैंको मिलेनोविक। उन्होंने एक चीज जो बताई है जो हमारे देश पे भी लागू होती है, वो इस तरीके से होती है कि जैसे कि उसको सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, मैं ऑफिसर हूं, अब ऑफिसर मैं अभी ऐसा ही था क्या, पहले से ही ऐसा था क्या, नहीं था। मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है, एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, और भी अभी हम अफसर बन गए हैं। तो मेरा जो इवोल्यूशन हुआ है जिस तरीके से, अब मैं अफसर बन गया, अब अफसर बनने के बाद में मान के चलो मैं शादी कर रहा हूं, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज है, मैं शादी कर रहा हूं, तो अगर मान के चलो उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बताता हूँ और वो किस तरीके से इनइक्वलिटी बढ़ा रही है और वो किस तरीके से कैपिटलिस्ट फोर्सेस को आगे ले जा रहा है, मैं किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और उसको गलत भी मत समझिए, उसको गलत है सही है नहीं है मैं बता रहा हूँ, उसका इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन क्या है वो बता रहा हूँ। अब मेरी मानसिकता ये है कि मैं अफसर हूं तो मेरी पत्नी भी अफसर बने, या अगर मैं लेडी हूं तो मेरा जो हस्बैंड है वो भी उस तरीके का एक अफसर बने। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं उस समाज में एक नया वर्ग तैयार कर रहा हूं, और वो वर्ग इस तरीके से तैयार होगा कि ये जो लोग हैं वो आपस में ही अपनी गुंतागुंत करेंगे ना, उसी में होगा, उसके बाद में जो आगे आने वाली जनरेशन है उनका भी होगा। तो वो जो एक इंटरमिंगलिंग होना चाहिए था, जिससे कि एक निचले दर्जे के भी जो लोग हैं वो उनको भी अवसर इसके माध्यम से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता। और यह एक नया ट्रेंड है जिसके कारण भी हम देखते हैं कि एक विशेष कम्युनिटी में भी वर्ग अलग अलग दिखाई देते हैं, और उसके कारण भी ये एक अच्छा सिग्नल नहीं दिखाई देता। एंड उसके कारण
उसके कारण भी एक कम्युनिटेरियन जो अप्रोच होनी चाहिए वह नहीं बन पाती। और साथियों यह जो है उसका एक फॉल आउट है जो अभी हमको दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं तो उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और बिजनेस पावर के नजरिए से देखना अति आवश्यक है, उसको प्रैग्मेटिक तरीके से देखना आवश्यक है, उसको रियलिस्टिक तरीके से देखना आवश्यक है। और 1 मिनट जाते जाते और लूंगा, मतलब क्वेश्चंस लेने के पहले या जो भी हम डिस्कशन करेंगे, वो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा साहब की। ये बाबा साहब की जो चीज है वो हमको सुनना अति आवश्यक है अगर हम जस्टिस की बात करना चाहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करना चाहते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, ये सब उसमें आ गया है, समझ रहे हो, इकोनॉमिक जस्टिस में ही, या एक जस्टिस की संकल्पना में। पॉलिटिकल जस्टिस बोलो, इकोनॉमिक और सोशल, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, मेरे पूर्व आदरणीय वक्ताओं ने उसके ऊपर बहुत इलेबरेट भी किया होगा, नहीं जाना चाहता। लेकिन बाबा साहब की अति महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 चीजों को जोड़ती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक चीज कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो है मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं या विधानसभा में चुन के जाते हैं। और ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संविधान का जो दूसरा प्रिंसिपल है, क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इकोनॉमिक शक्ति है या आर्थिक जो शक्ति है, आर्थिक जो संसाधन है देश में, जितने भी इनकम हो, वेल्थ हो, जो भी है, उनका जो बंटवारा है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह इक्विटेबल तरीके से हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के माध्यम से हो। यानी उसमें आर्थिक नीति तय करने में स्टेट यानी गवर्नमेंट की प्राथमिकता हो, चुने हुए प्रतिनिधियों की हो। ये दूसरा प्रिंसिपल है। तो अगर हम इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, अगर हम ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के माध्यम से हम उनको दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, दोनों को अगर जुड़ा दिए, तो हमको एक डेमोक्रेटिक सेटअप मिलता है समाज में, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना मत समझिए कि गवर्नमेंट चलाने वाली मैकेनिज्म। डेमोक्रेसी में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी आ गया, पॉलिटिकल जस्टिस भी आ गया, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द सोसाइटी भी आ गया। तो हमको डेमोक्रेसी मिलेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, आपने प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा कि हमारा ये जो सोशलिस्ट हम इसको बनाना चाहते हैं रिपब्लिक, लेकिन एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में हमें दिख क्या रहा है? हमें दिख रहा है कि जितनी सख्ती से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आना चाहिए, उसकी दुगनी शक्ति से या ट्रिपल शक्ति से हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट फोर्सेस आते हुए दिखाई दे रही है, पूंजीवाद की शक्ति हमको दिखाई दे रही है, मार्केट फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को आप इस पूंजीवाद से जोड़ दिया जाए, तो फिर जो डेमोक्रेसी हम देखना चाहते हैं, उस तरीके की डेमोक्रेसी हमको दिखाई नहीं देगी साथी। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का की जो बात बताई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि संसाधनों का जो बंटवारा है, उसमें प्राथमिकता, उसमें प्राधान्य जो है, उसमें जो डोमिनेंस है, वह गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वह हमको गांठ बांध के सीख लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा, अगर डेमोक्रेटिक नेचर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कुछ दूसरा नेचर दिखाई देगा। और अब अगर दूसरा नेचर नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक नेचर नहीं दिखाई देगा। और अगर डेमोक्रेटिक नेचर नहीं दिखाई देगा, तो उसको मुझे अनडेमोक्रेटिक नेचर बोलना ही पड़ेगा। और आप सब लोगों को पता ही है कि बाबा साहब ने ये जो सोसाइटी है उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है कहा था, उसमें हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात रख दी है। लेकिन जब तक ये है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर स्थापित नहीं होती है, और अगर हमने बिजनेस पावर को ज्यादा शक्ति दे दिया है, जिसके कारण सारी नीतियां बनेगी, तो जिस तरीके का इकोनॉमिक जस्टिस हम बनाना चाहते हैं, उस तरीके का इकोनॉमिक जस्टिस हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर ये जो बिजनेस पावर है, ये अगर सारी नीतियां हम सब लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि उनको फायदा हो, प्रॉफिट हो, लोगों को बेनिफिट न मिले, तो ऐसी स्थिति में सारी जो जनता के लिए जो फिर बनाई जाती है कोई भी नीतियां वगैरह, तो उसमें लोगों का कल्याण कम और उनकी प्रॉफिट की नीतियां ज्यादा बनते हुए दिखाई देगी। तो इसीलिए साथियों, इकोनॉमिक जस्टिस जो है वह बिजनेस पावर को समझना और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को समझना अति आवश्यक है। मैं
अपनी बात बहुत सी चीजें और भी है, लेकिन बंदिश है टाइम की। मैं कुछ प्रश्न भी लूंगा, अगर प्रश्न डिस्कस करना चाहते हैं तो। कोई ऐसा मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन वी कैन डिस्कस। लेकिन मैं आपको एक और सूत्र का जाते जाते जिक्र करना चाहता हूं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, आज जो स्ट्रगल हो रहा है, किसी भी तरीके का स्ट्रगल है, अलग अलग ग्रुप्स में बोलो, इंडिविजुअल्स में बोलो, सरकारों के बीच और समाज के बीच में जो स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल का नेचर चेंज हो चुका है। पहले जो स्ट्रगल होते थे वो हिंसक भी होते थे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज हिंसक झड़पें नहीं होती है, लेकिन संविधान के माध्यम से हमने जो एक सेटअप बनाया है, उसमें ये स्ट्रगल को रेगुलेट करके एक अहिंसक स्ट्रगल बनाने की बात की गई। पहले तो ऐसा होता था कि हिंसक तरीके से आप स्ट्रगल करो और उसके बाद में अथॉरिटी अपने हाथ में ले लो, पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लो, और सत्ता आने के बाद में जो करना है उस तरीके से अपने मनमानी तरीके से करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आज फार्मूला बदल चुका है। आज फार्मूला क्या है कि स्ट्रगल होगा जरूर, और ऐसा नहीं है कि आज ही स्ट्रगल होगा, आगे में भी स्ट्रगल होगा, लेकिन उसका हमने उसको एक रेगुलेट तरीके, रेगुलेशन उसके ऊपर रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से। तो अगर ये स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल से क्या होगा? स्ट्रगल से किसी लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। आप देखते हो कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के माध्यम से वो सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आती है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, जिसको हम स्टेट कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी नीति, गवर्नमेंट नीति बनाएगी, और चूंकि गवर्नमेंट नीति बनाएगी तो यह मायने रखता है कि वह नीतियां किस प्रकार की होगी, और जिस प्रकार की नीतियां बनेगी तो उसमें उसके अनुसार हमको न्याय दिखाई देगा, नीति और न्याय दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नीतियां बनाओगे, उसके आधार पे फिर आपको न्याय दिखाई देगा। और अगर न्याय में कॉन्ट्रेडिक्शन आएगा, न्याय जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके का मैंडेट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, उस तरीके का अगर नीतियां नहीं बन रही है, उस तरीके के न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर कॉन्ट्रेडिक्शन और होगा, विरोधाभास और होगा, और उस विरोधाभास के कारण स्ट्रगल फिर से होगा। स्ट्रगल होगा तो फिर किसी लोगों के पास में सत्ता आएगी, फिर वो सत्ता के माध्यम से अपनी नीतियां बनाएंगे। और चूंकि आप लोगों को पता है कि बाबा साहब ने जो कहा था, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है और ये जो सत्ता प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मंशा है, इन दोनों में अगर विरोधाभास होगा तो फिर नीतियां उस तरीके से बनेगी, और नतीजा ये होगा कि न्याय भी उस तरीके से दिखाई देगा, न्याय की संकल्पना भी उस तरीके से बनाई जाएगी। और अगर न्याय की संकल्पना में फिर से अगर विरोधाभास दिखाई देगा, जिसमें कि ऑब्वियसली दिखाई देगा, अगर वो उस तरीके से नहीं बनाया गया तो फिर से स्ट्रगल होगा, फिर से सत्ता आएगी। तो इसीलिए ये जो साइकिल है ये थमने वाला नहीं है। बात ये होती है कि जो इस साइकिल को चलाने के लिए जो हमने जो फार्मूला बनाया है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसका नाम भारत का संविधान है, वो इन पूरे प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना चाहिए। और वह नियंत्रण तभी होगा जब हम सजग रहेंगे। तभी जो हुक्मरान इस सत्ता के माध्यम से, जो स्ट्रगल के माध्यम से जो सत्ता पाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ये होगा कि नहीं, संविधान को देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखो, फंडामेंटल राइट्स को देखो, नीतियां उस तरीके से बनाओ तो न्याय भी उस तरीके से दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो न्याय भी किसी दूसरे तरीके से दिखाई देगा, उसकी संकल्पना भी विकृत रूप से दिखाई देगी। तो साथियों, ये सारा का जो झमेला है, सारा का सारा जो मैंने अभी आपको के साथ में जो डिस्कस किया है, इसमें बिजनेस पावर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत मायने रखती है साथियों। मुझे लगता है कि मेरे पास में और भी बहुत सी चीजें हैं। मंगेश भाई ने बताया कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हो सकते हैं करके, तो मैं माइक कभी मंगेश हमारे जो जी है उनको देना चाहूंगा, और बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस और भी कर सकते हैं आगे में। मंगेश दादा, इट इज ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच दादा। एंड अभी जो धनंजय बंजारी हमारे भाई साहब का जो स्पीच हुआ है, वो एक तरह से जिसे हम बोल सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की एक इंटरलिंकिंग, एक इंटीग्रेशन उन्होंने किया इस पूरे सेशन में। और जितने भी विश्व के जो विद्वान है, जो थिंकर्स है, जॉन स्टुअर्ट मिल से जॉन रॉल्स, मार्थर ओसबॉर्न, अमर्त्य सेन,
और फिर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उन्होंने बुद्ध को भी कोट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे अगर न्याय की अगर बात हम करते हैं तो उसमें वह जो न्याय है वह ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। न्याय की जो 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 मिसाल है, जो एक उसका जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो वो ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति की, अनेक व्यक्तियों की। तो इसी पे पूरा फोकस धनंजय भाई साहब का था। और भारतीय संविधान को मद्देनजर रखते हुए, सेंटर पॉइंट में रखते हुए, भारतीय संविधान में जो जस्टिस की संकल्पना है और विश्व के विख्यात विद्वानों ने जो जस्टिस की संकल्पनाएं रखी है, उसके ऊपर उन्होंने एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है इस सेशन में किया है। आते आते उन्होंने जैसे कैपिटलिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यह जो बात है वो उन्होंने पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाई। अभी हम लोग उस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो मॉडल है 1990s में जो भारत में आया, और पूरे विश्व में आज हम देखते हैं, जैसे अ, आज हम देखते हैं कि भाई साहब ने जो बातें बताई उसमें जैसे हम देखेंगे कि जो लेबर की और उन्होंने वेल्थ की जो बात बताई, वेल्थ के साइकिल की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आज अमेज़न जैसी कंपनीज है, या फिर काफी सारी जो बड़े-बड़े प्लेयर्स है, या भारत में भी कुछ जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उन्होंने आज की डेट में जो, जैसे कृषि करने वाला जो व्यक्ति था, खेती करने वाला व्यक्ति है, तो आज आज आपको बड़े-बड़े मॉल्स में भी सब्जियाँ मिल जाती है। मतलब जो कृषि करने वाला जो अपने लेबर से बेचारा कमाता था, वो अभी आपको मॉल में मिलता है। मतलब उसका भी, उसमें भी मार्केट के प्लेयर जो है पूरी तरह से आ गए हैं। और एक तरह से जो है हम देख रहे हैं कि अभी जैसे दिल्ली या भारत के कई भागों में कृषकों के आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसे आंदोलन मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी हुए। और हमारे यहाँ पे काफी सारे जैसे अनएम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, काफी सारे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, तो वो इसी वजह से है कि हम लोगों ने भारतीय संविधान को ठीक तरह से नहीं समझा। भारतीय संविधान की जो संकल्पनाएं क्रिटिकली धनंजय भाई साहब ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से और बहुत ही क्रिटिकल वे से समझाने की आप लोगों को कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह जो सेशन है, यह थॉट प्रोवोकिंग है। मतलब आपसे, आपके विचारों को इससे एक प्रेरणा मिलेंगी। कम से कम आप लोग अभी जैसे मेरे संबोधि करियर एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उनसे तो मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ। लेकिन जो संबोधि से जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे इस सेशन में केवल स्टूडेंट्स ही नहीं है, इस सेशन में काफी सारे अन्य लोग भी हैं कि जो स्टूडेंट नहीं है, जो सम्मानीय सिटीजन्स है, इस देश के अलग-अलग सर्विसेज में है, अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तो क्या होता है कि हम जब हमारा लाइफ जीते हैं तो हमारे लाइफ में हम लोग इस तरह से ऐसी बातें सोचते नहीं है, उसके ऊपर विचार नहीं करते। यह जो विचार करने वाली जो बात है, यह सबसे इम्पोर्टेंटली आज के सेशन में हुई है। भले ही इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, मतलब योजनाएं वगैरह, क्योंकि इसके पहले के जितने भी सेशन हुए, जैसे अभी उमेश सोनावने सर भी जो डिप्टी कमिश्नर है इस सेशन में, मेरे ख्याल से है अभी तक, हाँ यस। तो सोनवने साहब ने परसों के सेशन में सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है कि भाई गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, तो पूरा का पूरा उनका जो सेशन था, वह सेशन विचारधारा और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फिर एप्लीकेशन इस पे था। लेकिन ये जो सेशन है, इसमें भले ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात ना की गई हो कि किस तरह से योजना होती है, लेकिन ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये ऐसा, ये अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर मतलब वही, फिर मैं फिर से बाबा साहब आम्बेडकर को कोट करना चाहूंगा, बाबा साहब आम्बेडकर जी को, कि जैसे गुलामों को, जो मेरे भाई साहब ने भी कहा है कि गुलामों को अगर उनके गुलामी की अगर हम रियलाइजेशन ही अगर नहीं किया किया गया, तो फिर वो गुलाम ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि
गुलामांना गुलामांची जाणीव करून द्या म्हणजे ते बंद करून उठतील मराठीमध्ये, है ना? सो गुलाम जो है बरोबर. तो हम लोग मतलब हम लोग क्या हो जाता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे जाते हैं और हमारा अच्छा घर होता है, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके बंगलो होते हैं। हम ऑफिसर्स बनते हैं, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। काफ़ी सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी का रिजर्वेशन लेके, माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स लेके लोग आगे चले जाते हैं। लेकिन लोगों को वो एक प्रकार के मानसिक गुलाम है, इसका अंदाज़ा नहीं होता। ओके, इसका अंदाजा नहीं होता और वो रियलाइजेशन कर देना दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इस सेशन में हुआ है, यह मैं बोल सकता हूँ और दैट इज वो सेशन मंगेश बोरकर जैसा व्यक्ति जो फुल टाइम टीचरशिप में है या जो फुल टाइम मास्टर है उसने नहीं किया है, क्योंकि मेरा तो काम ही है मेरे लड़कों को, मेरे बच्चों को इस तरह से रियलाइजेशन हमेशा करवा के देना। लेकिन वो आज एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो आईआरएस ऑफिसर है, इनकम टैक्स में जॉइंट डायरेक्टर है एनएडीटी जैसे इंस्टीट्यूशन में, उनके माध्यम से हुआ है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो धनंजय साहब, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय भाई और ऑल पार्टिसिपेंट्स। हमारे सेशन में काफी सारे लोग अभी भी जुड़े हैं, तो किसी को अगर कोई एक आध दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ लीजिए और फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 11:15 अभी बज चुके हैं। Sir, हाँ Dhananjay sir, actually the session was really very very informative. My question is, in between sir आपने वो एक फ्रैंक का नाम लिया था, वो नाम मुझे बता सकते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर जो आपने बुक का बताया था? हाँ, जी जरूर जरूर। ये जो है ब्रैंको मिलेनोविक है जो इनकम इनइक्वलिटी पे लिखते हैं एंड हिज रिसर्च इज बेसिकली वो जो है वो इसी के ऊपर कैपिटलिस्ट फोर्सेस, कैपिटलिज्म और उसके कारण जो बढ़ने वाली इनकम इनइक्वलिटी है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है ब्रैंको मिलेनोविक। इनका पूरा लिटरेचर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। Thank you sir, thank you very much. माय प्लीजर। ओके, और कोई एनी क्वेश्चन टू एनीबडी? किसी को कोई प्रश्न है धनंजय भाई से? अभी ओके, सब थक सो गए मैं होंगे। नहीं नहीं, Yes. नहीं वैसे अभी क्या है कि ज्ञान की एक भूख होती है ना? तो जो भी लोग अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उनको ज्ञान की भूख है, इसलिए वो इतने टाइम तक है। ओके। हाँ, यस। मैं है ना? यही तो कहना ज्ञान की, चाहूंगा कि अभी हाँ, अभी यस चूंकि यस, ये पेंडेमिक का भी पीरियड है और खासकर और कई प्रकार की उसके कारण कोलेटरल जो डिफिकल्टीज है, तो उसमें मतलब अपना अपना ख्याल रखें, खासकर जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, तो और खासकर और रूरल एरियाज में भी कई प्रकार की डिफिकल्टीज हो रही है, तो इन लोगों को मैं मतलब सभी लोगों को यही कहूंगा कि वो थोड़ा सा कोशिश इन लोगों के लिए मतलब करे अपने अपने लेवल पे, बिकॉज दिस सेक्शन इज आई मीन इज वेरी वेरी वल्नरेबल और उनको बहुत ज्यादा ये होता है और हम देख ही रहे हैं किस तरीके का नजारा हमको दिखाई दे रहा है until unless we get some kind of a medicine, some kind of a vaccine, some kind of a thing. यस यस, यस। सो आई थिंक देयर इज नो So क्वेश्चन नाउ। if yeah, still before leaving I will request if anybody does have really some question they may go ahead and I will be happy Yes, to sir. attend if any question is there, otherwise हाँ, सीमा we will call सीमा it a तुला day. क्वेश्चन विचारायचा आहे, विचार पटकन, आता Yes. बराच वेळ हा, झाला। हाँ, yes, sir. सीमा। सर ओके। मला एक क्वेश्चन असा होता जी की जी जसं म्हणजे तुम्ही बोललेले ना की लाईक आताचे जे ऑफिसर्स आहेत दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द इक्वल पर्सनॅलिटी फॉर मॅरेज अँड ऑल. आणि आताचं जे म्हणजे एक जसा एक ग्रुप तयार झालेला आहे समाजामध्ये की म्हणजे इव्हन कास्ट मधल्या लोकांमध्ये म्हणा किंवा विकर सेक्शन मध्ये पण. तर आताचं जे क्रिमी लेअरचा जो एक ऑप्शन आहे सपोज दॅट, तर तुमचं त्याविषयी काय ओपिनियन आहे? यानी आप ये पूछ रहे हैं मैडम कि क्रीमी लेयर के माध्यम से ये जो आईआरएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स हैं इसके ऊपर कुछ प्रभाव होगा, ये आपका कुछ कहना है? या लाइक मीन्स अभी जैसे रिजर्वेशन इट इज द वन थिंग, लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर का ऑप्शन है बट एससी एसटी में क्रीमी लेयर का ऑप्शन नहीं है.
एंड कुछ दिनों के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यू शुड मीन्स स्टडी ऑन दैट कि क्रीमी लेयर का कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या लाइक. तो आपका क्या ओपिनियन है लाइक पर्सनली आई एम आस्किंग टू यू. हाँ नहीं, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, नो इश्यू अबाउट दैट. लेकिन क्या है कि इसमें हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो चीज बताई और आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये दोनों अलग अलग है. मतलब क्लेरिटी के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ. मैं ये बताना चाह रहा था, मैं उसके सही है या गलत है इस परिप्रेक्ष्य में नहीं गया मैं. इट इज एवरीबॉडीज ओपिनियन कि वो सही है गलत है. जैसे कि मान के चलो मैं IRS ऑफिसर हूँ और मेरी ये तमन्ना है कि मेरी भी पार्टनर IRS ऑफिसर हो या IPS ऑफिसर हो, तो कौन मुझे रोक सकता है? वो मेरा वैल्यू है, वो मेरा वैल्यू है, मेरा मूल्य है, वो मेरा एक ओपिनियन है. ठीक है, या मान के चलो कोई महिला है, या दैट्स राइट. लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा था वो गलत है या सही है. मेरा क्या फोकस था कि इस तरीके की घटनाएं होने के कारण उसका इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है. उसके कारण यानी जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो ये रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो सही है या बुरी है वो अलग बात है, उनके कल्चर के अनुसार हो सकता है. लेकिन ये अध्ययन जो किया गया है, इसके अध्ययन से ये पता चला है कि ये भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ाने का एक फैक्टर बना है करके, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरीके का जो नया मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज गुड और बैड, दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट मैटर टू बी डिस्कस्ड अपॉन, वो अलग ही विषय है. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इसके कारण भी ये जो है अभी जो फोर्सेस आ रहे हैं और इस तरीके से ये हो रहा है, तो उसके कारण भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है. रही बात आपका वो क्रीमी लेयर का, वो कंप्लीटली एक दूसरा विषय है जिसके ऊपर मेरा अलग ओपिनियन हो सकता है, किसी और का भी दूसरा ओपिनियन हो सकता है. ये बात अलग है कि ये अध्ययन करने का एक विषय जरूर रहेगा कि क्या क्रिमिनल लाने से या न लाने से क्या ये इनकम इक्वलिटी के ऊपर कुछ प्रभाव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये अलग रिसर्च का विषय है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. हो सकता है आगे में मैं इसके ऊपर कुछ और मंथन करूं. बिल्कुल, हम उसके ऊपर अलग से सेशन रखेंगे, जरूर रखेंगे. ओके, कोई और एक प्रश्न कर रहे थे, एक हमारे वरिष्ठ हमारे कोई कार्यकर्ता जी थे. हाँ सर, मुझे यस, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन रिगार्डिंग social economy and political economy. पॉलिटिकल इकोनॉमी जब तक अपने को सोशल इकोनॉमी से ये नहीं होती, एडजस्ट नहीं होती, तब तक ये सोशल और इकोनॉमी में डिस्क्रिपेंसी आ जाएंगी ना. ऐसा ही आपका कहना है? ऐसा ही है ना? मेरा हाँ, ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझे सर, आप सही समझे. यानी बाबा साहब ने जो चीज कही थी, यू कहो कि उसी को मैंने इन तीन चीजों आज जो हमको दिख रहा है उसको मैंने इंटरप्रीट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है. लेकिन उसमें मैं ये चीज कन्वे करने की कोशिश में था कि हम जो जस्टिस की संकल्पना बताते हैं उसमें हमको यथार्थ का जो एलिमेंट है वो जोड़ना अति आवश्यक है. रियलिज्म का जो एलिमेंट है वो जोड़ना अति आवश्यक है. नहीं तो क्या होता है कि हम ऐसा होना चाहिए, इस तरीके के गोल्स है, ये नहीं हो रहा है, ये देखो ये लिखा है, हमको ये भी उसमें अति आवश्यक है कि उसमें ये एलिमेंट जोड़ना वो क्यों नहीं हो रहा है. मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मेरा समझने के लिए. आप सब लोगों को पता है, उसके ऊपर मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर नहीं जा रहा, जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ. हम सब अभी एक उसको एकेडमिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि अभी आपने सुना होगा या देखा होगा, कई जो पॉलिटिकल पार्टीज है या अलग अलग जो पॉलिटिकल आउटफिट्स है, उसमें काम करने वाले लोग या उसके बाहर रहने वाले जो लोग आपको दिखेंगे कि वो नारा लगाते हुए दिखाई देंगे कि सब एक हो जाना चाहिए, एकीकरण हो जाना चाहिए, बराबर है. और एकीकरण हो जाने के कारण एक शक्ति ज्यादा बननी चाहिए, यही बोला जाता है, बराबर है. लेकिन अब ये हम सब बोलते हैं वो होना चाहिए, इसकी हमेशा एक डिस्कशन चलता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, होना चाहिए, इसी के ऊपर डिस्कशन होता है. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा है. उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा नहीं है. जी यही की वजह से हो रहा है. तो मेरा कहना हाँ मनसा, तो कहने का मतलब ये है कि उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका अध्ययन करना चाहिए कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसके पीछे में क्या क्या फैक्टर्स है, और उस फैक्टर्स को पकड़ने की प्रैग्मेटिक तरीके से प्रयास होने चाहिए. मतलब कोई बुरा अच्छा है ये नहीं बोल रहा हूँ,
बुरा और अच्छे के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि वो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे के कारण को पकड़कर उसको सुदृढ़ करने की कोशिश होनी चाहिए, एक रियलिस्टिक यथार्थवादी तरीके से, किसी भी प्रकार के प्रोजुडाइज में न जाते हुए। तो इनका कहने को ऐसी आपका कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो इकोनॉमिक पावर ज्यादा बढ़ रही है, यानी बिजनेस क्लास उनके इन्फ्लुएंस में काम यस करती है, ऐसा ही कहने यस का यस, मतलब यू आर राइट, यू आर राइट, कारण यू आर हाँ, राइट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द सोशल इकोनॉमी। यदि क्योंकि सोशली होता क्या है, इक्वलिटी मिल होता जाती। यह है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में हर वर्ग को अपना वर्चस्व यहाँ स्थापित करने का अधिकार है, उनको वह अधिकार है। तो होगा ये कि वहां पर जो वर्ग ज्यादा अपना आधिपत्य अगर वहां पर ले जाएगा, तो वो पॉलिसीज उस तरीके से बनाने की कोशिश होगी। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, 1980 और 1990 और अभी 2001 के आंकड़े अगर पार्लियामेंट में के देखे उठा के, और उसमें ये देखे कि कितने अपने ऐसे पार्लियामेंट्रियंस है और कितने ऐसे मेंबरान है जिनका बिजनेस में बैकग्राउंड है अभी, तो आपको बहुत ही इंक्रीज दिखाई देगा, इंक्रीज दिखाई देगा। बरोबर तो अगर बरोबर उनका प्रेजेंस वहां बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस तरीके से अपनी नीतियां करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली है। तो दैट इज बरोबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर वर्ग को इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि हर वर्ग की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके जो नुमाइंदे जाते हैं, उन नुमाइंदों को सही है या नहीं है, वो सही में इफेक्टिव तरीके से वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो किसी और लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं, इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि पॉलिसीज किस तरीके से बनेगी और न्याय की संकल्पना कैसी उभर के आएगी। थैंक यू सो मच। हाँ, इसलिए वो किसान सो का जो अभी अभी ये चल रहा है एजिटेशन, इससे प्रतीत होता है ये अभी का बर्निंग क्वेश्चन है, यानी ज्वलंत आप उदाहरण। समझ रहे हैं, आप मैं सर समझ अभी रहे हम हैं। सेशन को कंक्लूड करने का टाइम हो चुका है, काफी थैंक यू सो समय मच, हो ओके चुका है। ओके थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू सो थैंक थैंक्स यू। ऑल पार्टिसिपेंट्स, और थैंक्स अच्छा सर। नाइस अभी जी जी, अभी हाँ बोलिए। नाइस स्पीच यस रहा आपका, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद है, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू। यस, आप कहाँ से थैंक हैं यू सर? सर, थैंक यू आप सो कहाँ मच। से हैं? मैं आवड़े आवड़े नागपुर से सर? हूँ, मैं नागपुर नागपुर से, से हूँ। ओके। हाँ, कल का थैंक यू भी सो हमारा मच कल सर, का थैंक यू। सेशन है, कल का सेशन भी आप अटेंड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच अच्छा, ऑल। यह बहुत ही अच्छा सेशन रहा, हेलो सर, और हेलो संविधान सर। के कड़ी में संविधान अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्लीज अभी मुझे कंक्लूड करने दो। सो अभी जो ये जो सेशन है, इस सेशन को हम यही कंक्लूड करते हैं, और कल का जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कल के हमारे सेशन जो रहेंगे वो 7 बजे से रहेंगे, 7 बजे से लेके करीब 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे सेशंस रहेंगे। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज में हमने ये काफी सारे जो सेशंस है वो रखे हैं। आज का ये 9वां दिन था, कल का ये हमारा 10वां दिन रहेगा, लास्ट डे रहेगा हमारा। 26 नवंबर से काफी सारे जो लोग हैं वो ऑल इंडिया से इन सारे सेशंस में अटेंड हो रहे हैं। और कल मेरे जो मित्र हैं मंचक इप्पर साहब, जो आईपीएस है, डीसीपी पिंपरी चिंचवड़ में है, उनका एक सेशन है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके ऊपर। और सेकंड सेशन जो रहेगा वो हमारे दूसरे मित्र है डॉक्टर किशोर मानकर सर जी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से है और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है नागपुर के। तो उनका सेशन जो है वो 8 बजे से 9:30 तक रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको जो भी लिंक्स भेजी गई है उसके ऊपर आप ज्वाइन कीजिए। और अगर किसी को मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर नहीं है, तो मेरा नंबर लोड कीजिए आप 8108016455। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे ये आया है मैसेज। तो 8108016455। मंगेश बोरकर सर, डायरेक्टर संबोधि आईएएस आईपीएस एकेडमी मुंबई ठाणे, 8108016455। और सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो पहले के जो सारे सेशंस है वो हमारे यूट्यूब चैनल जो है आईएएस संबोधि न्यूज, इसके ऊपर अपलोड किए गए हैं। कुछ सेशंस अभी बाकी है उस पर अपलोड होना, तो सारे सेशंस आप देख सकते हो। आप उसको प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफी सारे लोग
जिस काफी सारे लोग एंटरटेनमेंट के वीडियो जो है वो देखते रहते हैं, तो मैं समझूंगा कि एक नॉलेजेबल सोसाइटी बनाने के लिए ऐसे वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव, ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस वाले वीडियोस देखना जरूरी है। और वो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ हम इस तरह से भी वीडियोस पे अपलोड करते हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए और कल के सेशन में अटेंड कीजिए। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पे आप सभी से परमिशन लेके मैं यहाँ पे आज का ये जो बहुत ही अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस वाला सेशन रहा उसको कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू धनंजय बंजारी साहब और थैंक यू ऑल। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू Thank धनंजय you, सर। sir.